Good evening, kids. This is me, Rajesh Pandey, your dear Raju sir. Today, we are going to study history in social studies and chapter 1. Chapter 1 is how, when, and where. As by the name of the lesson, how. इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं? कैसे हुआ, how who. When, कब हुआ, and where, कहाँ हुआ. और दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री. यही पूरा हिस्ट्री के बारे में है. और हिस्ट्री में यही हम पढ़ते हैं. क्यों? सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैपेंड इन पास्ट, व्हेन थिंग हैपेंड इन पास्ट, एंड वेयर थिंग्स हैपेंड इन पास्ट. सो नाउ आई वुड लाइक टू नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नो अबाउट योर पास्ट. As precisely said and commonly talked, my date of birth. आप जब बात करते हो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की बात करते हो. when, डेट ऑफ बर्थ मतलब when, जब डेट आ गया. where, कहाँ पे. ठीक है. फिर कभी आपको चोट लगी है, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में चोट लग गई, तो आप बोलोगे जब लॉकडाउन चल रहा था तो मेरे 50th डे पे मेरे हाथ में सीढ़ी से गिर गया, चोट लग गया, तो वैन हो गया. वेयर, सीढ़ी से गिर गया. हाउ, पानी पड़ा था, फिसल गया. एंड दिस इज ऑल अबाउट वी टॉक अबाउट इन हिस्ट्री. हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स. जो इतिहासकार थे उनका बड़ा लगाव था, बड़ा फैसिनेटेड थे, उनका बड़ा आकर्षण था. किसके बारे में? डेट्स के बारे में. हिस्ट्री इज अबाउट चेंजेस. इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदला. दैट अकर ओवर टाइम, जो कि समय समय पे हुआ है. फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, कैसे चीज़ें थी पास्ट में. एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, और कैसे कैसे चीज़ें बदली. हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स. इतिहास क्या था? वो युद्धों के बारे में था और बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में था कि सो का दिस एम्पायर वेंट इन एन एग्रीमेंट विद सो एम्पायर, और वो शांति से रहने लगे. या इस एम्पायर का इस एम्पायर से युद्ध हुआ, वॉर हुआ. ठीक है. वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट्स. इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज. हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? शासकों के बारे में और उनकी पॉलिसीज, नीतियों के बारे में. हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउन्ड. इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि कब एक राजा को सिंहासन मिला या राज्य उसका राज्याभिषेक हुआ. द ईयर ही मैरिड, जिस साल राजा की शादी हुई. द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, जिस साल राजा के बच्चा हुआ. द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर, जिस साल में उसने एक विशेष युद्ध लड़ा. द ईयर ही डाइड, जिस साल में वह उसकी मृत्यु हुई. नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, दूसरा राजा जो कि गद्दी पे बैठा. फॉर इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड. इस प्रकार के इवेंट्स जो होते हैं, यानी कब राजा का जन्म हुआ, सो राजा की कब डेथ हुई, सो राजा की कब मैरिज हुई, सो राजा के घर में कब बच्चा हुआ. these are the events which we talk about इन हिस्ट्री. और इनके बारे में उस समय के इतिहासकार लिखते थे, क्योंकि हर राजा चाहता था वो अपना इतिहास लिखे. कुछ अच्छा लिखवाता था और कुछ इतिहासकार अपने आप से उस समय के बारे में ट्रुथ भी लिखते थे. फॉर इवेंट सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड. इस प्रकार के इवेंट जो होते थे उनकी डेट्स के बारे में स्पष्टीकरण से लिखा जाता था. विच डेट्स, कौन सी तारीखें. विच डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, विच डेट्स आर बीन टॉक्ड अबाउट इन हिस्ट्री. कौन सी तारीखें थी जिनके बारे में लिखा गया. द डेट्स वी सेलेक्ट एंड कंपोज आवर हिस्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट. जो तारीखें हम चुनते हैं एंड कंपोज आवर स्टोरी, और हम जो कहानी में लिख करते हैं उसका पास्ट से बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है. दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर set of events as significant. हम उस समय के बारे में, क्योंकि हम इन पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में पढ़ने समझने जानने के लिए चाहते हैं.
The chronology of different personalities' lives marks the different chapters of the history of British India. It is to give each chapter some coherence. It is to tell a story in the way that makes some sense and can be followed. हम ये जो क्रमबद्ध क्रोनोलॉजी एक के बाद एक होने वाले एक्टिविटीज़ इवेंट्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में या अदर एम्पायर्स के बारे में या जिसके भी बारे में, जो कि गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, जो कि हर पार्ट को कुछ इम्पोर्टेंस देगा, प्राथमिकता देगा, सत्यता देगा, और वो उसमें से कुछ सेंस भी निकलेगा जिसको हम मान सकें और हम फॉलो कर सकें. हाउ डू वी पीरियडाइज, किस तरह से समय को पीरियडाइज किया जाता है, कालबद्ध किया जाता है. पीरियडाइज मीन्स कालबद्ध. इन 1817 जेम्स मिल पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क. जेम्स मिल नाम के एक व्यक्ति ने 1817 में एक प्रिंट करवाई, पब्लिश करवाई, मैसिव 3 वॉल्यूम, मतलब बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एक अंग्रेज शासित भारत का इतिहास. इन हिज बुक ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स. इसमें उसने भारतीय इतिहास को, किसने, जेम्स मिल ने 1817 में भारतीय इतिहास को 3 भाग में बांटा. और ये 3 भाग क्या थे, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश मिल. अब यानी आ जाइए पीरियडाइज, कालखंड. हिंदू रूलर्स का काल था, फिर मुस्लिम रूलर्स का काल है और ब्रिटिश रूलर का काल है. ये 3 कालखंड को पीरियडाइज किया है. किसने, जेम्स मिल. कौन से ईयर में, 1817. अब देखिए यहाँ पे भी हम जब हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पे हमने 1817 पढ़ा ना. 1817 मतलब व्हेन, हु, जेम्स मिल. ठीक है. और उसके बाद कैसे किया, उन्होंने 3 वॉल्यूम को पब्लिश किया. James Mill thought that all Asian societies were at lower level of civilization than Europe. अब ये मिल की धारणा थी, अवधारणा थी, thought that, उसकी सोच थी कि वो यूरोप से नीचे थे. According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim disposed ruled the country. Religious intolerance, caste taboo and superstitious practices dominated social life. उन्होंने आने के बाद ये चीज़ें बताने की कोशिश की कि भारतीय हिंदू और मुस्लिम राजा जो थे वो बहुत अकड़ू थे, दे वर डिपोज्ड, उन्होंने बहुत अच्छे से संचालन नहीं किया, देश में धार्मिक इंटॉलरेंस, असहिष्णुता थी, कास्ट टैबू मतलब जातिगत भेदभाव था, और बहुत सारे अंधविश्वास प्रैक्टिस होते थे. अकॉर्डिंग टू हिम ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज इंडिया. उसके हिसाब से अंग्रेज शासकों ने आके भारत को सभ्य बनाया. इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन. उनके हिसाब से वो आने के बाद ही भारत को उन्होंने सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराया और उसी की गौरव गाथा उन्होंने लिखी. हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड इंडिया इनटू एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. इतिहासकारों ने भारत की सभ्यता को 3 भागों में बांटा है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. ओके, सो नाउ व्हाट द ऑथर एंड हिस्ट्री बुक्स आर सेइंग, लेट मी टॉक हियर. जब ब्रिटिशर्स ने आने के बाद जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्पिरेसी व्हाट द ब्रिटिशर्स ब्रॉट इन. उन्होंने भारत को डिमीन किया, छोटा दिखाने की कोशिश किया, भारत को तुच्छ दिखाने की कोशिश किया. बट दिस इज व्हाट वी हैव बीन स्टडिंग. ऑल्दो द मेडिवल एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिसको मध्यकालीन भारत बोलते हैं, जो आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, दैट इज टर्म एंड एंशियंट इंडिया, विच वॉज द टाइम. एंशियंट इंडिया में भी साइंटिफिक रिसर्च एंड डिस्कवरीज होती थी. मेडिवल इंडिया, द टाइम टिल द मेडिवल इंडिया व्हेन यूरोप वाज इन डार्क एजेस, वहाँ पे कोई ज्ञान विज्ञान नहीं होता था, वहाँ पे साइंस की बात और डिस्कवरी की बात करने पे लोगों को जहर दे देते थे. Pope was ruling there. When the Europeans were living in barbaric life, the Asia, especially Middle East, India, China, ये विज्ञान में बहुत आगे थे. The kind of art and architecture, the temples, the road system, the drainage system was made in India was par excellent. आज भी वैसा नहीं बन पा रहा है.
सो दैट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी बाय द ब्रिटिशर्स। वो आप पे शासन करने आए हैं, हम पे शासन करने आए, तो उन्होंने पहले हमें आपको बहुत छोटा दिखाया, हमको तुच्छ दिखाया और बोला कि तुम सभ्य नहीं हो, असभ्य हो, और हम तुमको सभ्यता सिखा रहे हैं। दैट इज़ हाउ दे नलिफाइड आवर हिस्ट्री, दे डिमीन्ड अस। उन्होंने हमको छोटा दिखाया, उन्होंने इतिहास को अपभ्रंशित किया और उन्होंने एक गलत ट्रैक पे लेके गए, सो दैट दे कुड प्रूव देयर सुप्रीमेसी, ताकि वो लोग अपनी सुप्रीमेसी को प्रूव कर सकें। सो नाउ लेट अस कम टू द हाउ द हिस्ट्री हैज़ बीन रिटन। व्हाट इज़ कॉलोनियल, मतलब ये कॉलोनियल क्या, कॉलोनी मतलब साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद। कॉलोनी मतलब कॉलोनियल को बोलते हैं उपनिवेशिक। व्हाट इज कॉलोनियल, उपनिवेशिकता क्या है? बाय रीडिंग दिस चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड हाउ द ब्रिटिश केम टू कंकर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल, सबजुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजास। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे, इस लेसन में और इसके आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से अंग्रेज भारत आए, हाउ दे केम इन इंडिया, हाउ दे कंकर्ड इंडिया, कैसे वो भारत को जीते, एंड हाउ दे एस्टेब्लिश देयर रूल, कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया, सबजुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजा, अब भारतीय राजाओं और नवाबों को दबाते हुए, सबजुगेटिंग उनको अपने से निम्न लाते हुए, उनको अपने अंडर करते हुए, उनको छोटा बनाते हुए, किस तरह से उन्होंने एस्टेब्लिश किया। हाउ दे एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, किस तरह से उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पे और समाज पे अपना कब्जा किया। हाउ दे कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, वो अपने खर्चे मीट करने के लिए भी इंडिया से ही अपना खर्चा निकालते थे, हम ही से वो टैक्स लेते थे, रेवेन्यू लेते थे। बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइजेस, वो कम कीमत पे, तुच्छ कीमत पे, फ्री में, बिना पैसा दिए ही भारतीय सामान, प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूस जो होते थे, उनको वो अपने लिए यूज़ कर देते थे, ले जाते थे बहुत सस्ते दामों में। दे प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड टू एक्सपोर्ट, वो सब फसल जो भी यहाँ पे इंडिया में प्रोड्यूस होता था, लेट इट बी टेक्सटाइल, लेट इट बी इक्विपमेंट, मशीनरी, इंडियन क्रॉप्स, जो भी चीज़ें उनको ज़रूरत की लगती थी, बहुत कम रेट पे, बहुत वेरी लो प्राइस पे वो लोग लेके, और हमारे ही पैसे से उनको लेते थे, हम ही पे टैक्स लगा के वो पैसा कमा लेते थे और उसी पैसे से खरीद के वो मुफ्त में ले जाते थे। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट एट अ कॉन्सिक्वेंस, और आप इसमें यह भी देखोगे कि किस तरह से परिवर्तन आया, परिवर्तन आया किस वजह से आया और कैसे आया और किस प्रभाव में आया, क्या प्रभाव पड़ा, ये सब चीज़ हम आप इस लेसन में या इस पार्ट में या इस पार्ट में हम आप पढ़ेंगे। You will get to learn about the changes British rule brought about in values and tastes, customs and practices. हम यह भी पढ़ेंगे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स के आने से हमारे यहाँ की व्यवस्थाओं में, हमारे कस्टम्स में, हमारे प्रैक्टिसेस में, रीत रिवाज, खाने पीने में, हमारे पहनने ओढ़ने में बहुत सारी हमारी सांस्कृतिक कल्चरल चेंजेस आई। When the subjugation of one country by another leads to this kind of political, economic, social and cultural changes, it is referred to as colonization. जब एक देश दूसरे देश पे शासन करता है और उसको अपने नीचे दबाता है, उसका शोषण करता है, उस पे अपने नियम कानून थोपता है, तो उस देश में राजनैतिक, पॉलिटिकल, राजनैतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, सोशल, सामाजिक एंड कल्चरल, सांस्कृतिक चेंजेस आते हैं। ये जो परिवर्तन होता है इसको कोलोनाइजेशन कहते हैं। कोलोनाइजेशन किसको कहते हैं? व्हेन द सबजुकेशन ऑफ वन कंट्री, एक देश का शोषण, उसको दबाना, बाई अनदर कंट्री, किसी दूसरे देश वाला से होता है, तो इट लीड्स, वह लेके जाता है किस तरफ? पॉलिटिकल, राजनैतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, सोशल, सामाजिक एंड कल्चरल चेंजेस, और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं। वह ओवरशैडो कर जाता है उस देश के, जो देश पे शासन करता है, शासन करने वाले, द रूलर टेक्स अ कंट्रोल ओवर दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ द कंट्री, ऑफ द कॉलोनी, वो उनकी कॉलोनी बन जाती है। दिस इज नोन एज कोलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद।
हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं, जाने। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, जो प्रशासन होता है उसमें सब कुछ लिखित होता है, दिन में क्या हुआ, कैसे हुआ, किस किस तरह से हुआ, क्या क्या चीज़ हुई। ब्रिटिश बिलीव्ड इन द एक्ट ऑफ राइटिंग विच प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज। जो मेमो होते हैं ना, लॉग बुक होती है, मेमो बुक होती है, इतने बजे एसडीएम साहब आए, इतने बजे डीएम साहब आए, डीएम साहब के यहाँ पे इतने इतने मुकदमे पेश हुए, उन्होंने इन मुकदमों में यह निर्णय दिया, इस वकील ने यह जिरह किया, इतने मुकदमे नहीं किए, इसको बोलते हैं मेमोज। नोटिंग यानी नोट्स लिखना, एंड रिपोर्ट्स और रिपोर्ट देना। तो जो डीएम का रिपोर्ट फिर उसके बाद कमिश्नर को जाएगा, कमिश्नर का रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जाएगा। इस तरह से जो रिपोर्ट्स होती हैं, इन कल्चर को ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके हमको दिया। ऑल्दो ये सत्य नहीं है, भारत में पहले भी ये होता था। हमने आपने ड्यूरिंग इंडियन मेडिवल रूल डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्पायर्स वर देयर, उनकी भी ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल बुक्स मेंशन हुई है, विजयनगर एम्पायर की, अकबर के राज्य की अकबरनामा, बाबरनामा, विजयनगर एम्पायर की, मराठा किंगडम की, उससे पहले के मौर्य वंश चंद्रगुप्त जी थे, उन्होंने लिखित दस्तावेज किए थे। हालांकि ये झूठ, मैं इसको झूठ कहना बड़ी बात होगी, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। दे ऑल्सो केयरफुली प्रिजर्व इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स। अंग्रेज लोग इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स भी प्रिजर्व करते थे। इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स आर प्रिजर्व इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। हर इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स जो होते हैं कि वो हर प्रशासनिक कार्यालय में संभाल के रखे जाते हैं, संस्थाओं में। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. उस ज़माने में सुंदर सुंदर राइटिंग में इसको लिख के और इसको नकल करके 2 प्रिंट में, 2 कॉपी में, 3 कॉपी में इसको रखे जाते थे। बाई दोज हु स्पेशलाइज इन आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, जो इनकी राइटिंग अच्छी होती थी। By the middle of 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. फिर 19वीं शताब्दी के अंत तक अलग अलग साधन आ गए, टाइपराइटर आ गया, फोटोकॉपियर आ गया, तो इससे फिर तरीका आसान हो गया, भिन्न हो गया। सर्वे बिकेम इम्पॉर्टेंट, इस बीच में सर्वे इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक है, आज भी बोलते हैं ना, सर्वे हुआ, सर्वे में पता चला ये वाली चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, इस एरिया में ये सहूलियत है। सर्वे इस ज़माने से शुरू हुआ। अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकेम कॉमन। कॉलोनियल फिलहाल, ऑल्दो दे हैव कॉपीड सर्वेइंग सिस्टम बाई एंशंट इंडियन रूलर्स, सर्वे तब भी होते थे, ब्रिटिशर्स कॉपीड दैट and then they brought it into the practice by every common, हर कॉमन आदमी तक ये पहुंचने लगा। पहले सिर्फ राजा तक सीमित रहता था, भारतीय हिंदू और मुस्लिम राजाओं द्वारा। By the early 19th century, detailed survey were being carried out to map the entire country. ये 19वीं शताब्दी के अंत तक बहुत डिटेल, मतलब एक एक इंगित कर करके सर्वे होने लगे ताकि देश का नक्शा बन सके। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड टू नो दी टोपोग्राफी। गाँव में रेवेन्यू सर्वे होता था वहाँ की टोपोग्राफी जानने के लिए। टोपोग्राफी मीन्स जिसको बोलेंगे आप किसी भी स्थान के बारे में विषय स्थिति, कौन छोटी सी छोटी जगह, बड़ी सी बड़ी जगह, उसको इंगित करना, उसको टोपोग्राफी कहते हैं। लोकल मैप ऑफ अ एरिया इज कॉल्ड एज टोपोग्राफी। द सॉइल क्वालिटी, उधर के ज़मीन की गुणवत्ता क्या थी। द फ्लोरा एंड फाउना, वहाँ के वनस्पति, पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, इनके बारे में। द लोकल हिस्टरीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, उन्होंने सर्वे करना शुरू किया ये सीखने और समझने के लिए भारत के बारे में। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th century, सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 years। 19वीं शताब्दी के बाद सर्वे जो होता था, ये सेंसस ऑपरेशन जो था, ये प्रति 10 वर्ष में होना शुरू हो गया। The census operations were held every 10 years. Okay. Which prepared detailed records of the number of people in all the provinces of India, noting information of caste, religion and occupation. ये गौर करने की बात है, भारत में
जाति प्रथा को यहीं से ही डाला गया। हमें, आपको, हम सबको, जो वर्किंग क्लास थे, जो प्रोफेशनल ग्रुप्स थे, जैसे आज बोलते हैं वो इलेक्ट्रीशियन है, तो वो कारपेंटर है, तो ऐसे ही इंडिया में पहले से ही था। दीज वर सिंस बर्थ प्रोफेशनल यूनिट्स। तो इन्होंने यहाँ पे कास्ट सिस्टम शुरू किया, धर्म के नाम से गिनती शुरू की, कौन क्या काम करता है उसके हिसाब से इन्होंने सर्वे किया। देयर वर मेनी अदर सर्वेस, बॉटनिकल सर्वेस, जियोलॉजिकल सर्वेस, आर्कियोलॉजिकल सर्वेस, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेस, फॉरेस्ट सर्वेस। भिन्न भिन्न तरह से इन्होंने भौतिकी, वहाँ की क्या जलवायु है, वहाँ की क्या भूमि है, ऊंच नीच क्या है, पहाड़ पर्वत क्या हैं, वहाँ के जीव जंतु कैसे हैं, वहाँ की रोग क्षमता क्या है, अलग अलग तरह से सर्वे करके उन्होंने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने शुरू किए। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। अब हम यह जानना चाहें, यहाँ पे हम जानेंगे इस हिस्से में, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे वो क्या नहीं बताते थे। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स विल नॉट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ड। उसमें अंग्रेजों ने यहाँ पर आके बोला आप सिविलाइज नहीं हो, आप कल्चर्ड नहीं हो, आपकी साइंस नहीं है, आपकी टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास मेडिसिन नहीं है, आप लोग असभ्य हो। उन्होंने यह बोला तो, और उसको लिख भी दिया, लेकिन लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं बताता था। ठीक है, लोग उस वक्त, हमारे मेडिसिन, आयुर्वेदास वर एट द टॉप, हमारे कारपेंटर्स, दे वर द बेस्ट इन दी वर्ल्ड, हमारे जो ब्लैक स्मिथ थे, लोहार थे, दे वर द बेस्ट, हमारे कुम्हार थे जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, दे वर द बेस्ट। हर घर में पीतल, तांबा, कांसे का बर्तन होता था। और आप आज जान लीजिए, जाइए और आप पता करिए पीतल, तांबा, कांसे का क्या रेट है। सो इंडियन एवरी पुअरेस्ट, जो जिनको हम पुअर अंग्रेजों के जो घर थे वहाँ पे वो कांच, सेरामिक, इनके बर्तन यूज़ करते थे। वेर एज इन इंडिया हमारे खाना तांबा पीतल में बनता था, पानी लेके लोग तांबे पीतल के बर्तन में आते थे। और रिचनेस इतनी थी कि पत्तल में खाते थे और उसको फेंक देते थे। घर में फूल के बर्तन होते थे, पीतल के बर्तन होते थे, चांदी के बर्तन होते थे। ब्रिटिशर्स ने हमको मिसगाइड कर करके, बैड रिकॉर्ड्स, रॉन्ग पैटर्न कर करके ये इंडिया से लूट लूट के यूरोप लेके गए। तो ये भाव जो थे ये उनके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन नहीं है। बहुत गौर करने की, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि किस तरह से उस समय के हमारे आपके पूर्वज जो भारतीय थे, जो अंग्रेजों द्वारा दबाए गए थे, सब्जुकेट किए गए थे, जिनका शोषण हुआ, उनके भावों को इतिहास में नहीं लिखा गया और उसको हम पढ़ नहीं रहे हैं। तो अंग्रेजों ब्रिटिशर्स ने जो हिस्टोरिकल बुक्स में लिख दिया उसी को हम सच मान रहे हैं। और उसको जानने के लिए हमको लोकल रिकॉर्ड्स, हमको मतलब अंग्रेजों से पहले के काल की भारत की सभ्यता और संस्कृति को पढ़ना, जानना, समझना बहुत ज़रूरी है। Records like diaries of people, account of pilgrims and travelers, autobiography of important personals and popular booklets are found other than official। अब ये हमको कैसे पता चलेगा? अब उस समय के जो बड़े बड़े प्रसिद्ध जो भारत के आयुर्वेदाचार्य थे, ज्योतिषाचार्य थे, इनकी लिखी किताबें पढ़ने से पता चलेगा, इनकी डायरीज पढ़ने से पता चलेगा। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिमेज, उस समय की जो पिलग्रिमेज थी कि हमारे जो तीर्थ थे उसमें क्या और किस संख्या में लोग पहुंचते थे, कैसे पहुंचते थे, उनके रीत रिवाज और तरीके कैसे थे, उससे पता चलेगा। एंड ट्रैवलर्स, हैंगयॉन, फैनयॉन, दुनिया भर के ट्रैवलर्स, फ्रेंच ट्रैवलर्स, यूरोपियन ट्रैवलर्स, अरेबियन ट्रैवलर्स, ये सब आए। इब्न बतूता, इन सब के रिकॉर्ड्स बताएंगे कि भारत कितना वैभवशाली था अंग्रेजों के आने से पहले। भारत में कितनी यूनिवर्सिटीज़ थी, कितने स्कूल्स थे, कितने कॉलेजेस थे जो शिक्षा देते थे। मोड ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश नहीं था, संस्कृत था, बट इट वाज ऑल अबाउट नॉलेज। ऑटोबायोग्राफीज थी लोगों की, और बुकलेट्स आर फाउंड अंडर अदर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस एंड न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड। फिर धीरे धीरे प्रिंटिंग आई और अखबार बनने लगे। एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक। और उसके बाद जब बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, ये समवेयर अराउंड आके जब
18वीं शताब्दी समवेयर अराउंड 1910 1905 में ये सब चीज़ें प्रिंटिंग जब होने लगी, लोगों ने अपने लोगों के बीच में पहुंचाना शुरू किया, तब समझ में आया। बाल गंगाधर तिलक ने तो वेद विज्ञान, एशिया के विज्ञान, आयुर्वेद, यूनानी दवा, इनके बारे में तो इतना कुछ लिखा है कि ब्रिटिशर्स के पास जवाब नहीं था। इंडियन साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी के बारे में विवेकानंद जी ने पूरे इंग्लैंड और सब कुछ चित्त कर दिया था, एक आदमी ने, उसको जवाब नहीं दे पाए ये लोग। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें वह भी साथ में पढ़ना चाहिए। इसके अलावा लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स, जो नेता थे, रिफॉर्मर्स जो समाज सुधारक थे, रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इन लोगों ने जो किताब लिखा, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने जो नॉलेज, इंडियन एंशियंट नॉलेज को प्रिंट करना शुरू किया, आर्य समाज, ये सब लोगों ने, दयानंद सरस्वती, ये लोगों ने फिर बाद में चीज़ें निकालनी शुरू की और ब्रिटिशर्स फिर उसके बाद इनका दमन करना शुरू किए। फिर इसके अलावा पोएट्स, जो पुराने कविताएं थी, रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, कबीर के दोहा, रहीम के दोहे, देन अभिज्ञानम शकुंतलम, चाणक्य की किताबें, ये सब पढ़ने से आपको ब्रिटिशर्स, एक हिस्ट्री जो हमको ट्रेंड में पढ़ाई जा रही है, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लिखी गई, जिन्होंने अपने हिसाब से मोल्ड करके, मोटिवेट करके, अपभ्रंशित करके, करप्ट करके हिस्ट्री लिख दिया, और एक हिस्ट्री ये है। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़िए और उसको तौलिए, तो इन दोनों को साथ साथ में हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। But from these sources, history can be explained, and how the tribals and peasants, the workers in the mines or the poor in the streets, live their lives. ये जो भारत में आके जीवन बना, ट्राइबल्स का बुरा हालत बना, पेजेंट्स, किसानों का, लोहार, कुम्हार, इन लोगों का जो दुर्दशा हुई, फिर उसके बाद इन्हीं लोगों को ले जाके माइन में काम करवाने लगे, गरीबी की, मिडिल क्लास और पुअरनेस इंडिया में आई, ये सब ब्रिटिशर्स की इन बुक्स को जब हम उस ज़माने के रिफॉर्मर्स, लीडर्स, इनकी पोएट्स, नॉवेलिस्ट, इनकी बुक्स को पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे। सो दिस इज़ हियर this was the note I have given you about the lesson 1 yesterday. Today I have recorded it. I am sending it to you so that you can listen it and same time you can read what is written. Okay, so read it. Tomorrow again I'll be giving asking some questions what we have done here. इस जो मैंने लिखा हुआ है इसमें से जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, आप उसको बताइएगा, कुछ वर्ड्स के मीनिंग पूछूंगा, वह बताइएगा, इसको एक बार पढ़िए, फिर कल हम, हो सकता है कल हम क्वेश्चन आंसर एक बार फिर रिवाइज करने को बोलेंगे, फिर कर दूंगा या क्वेश्चन आंसर्स आपको दूंगा. गॉड ब्लेस यू बेटा, टेक केयर. दिस इज राजेश पांडे, योर बिलव्ड राजू सर, साइनिंग ऑफ.